2024 की अपेक्षा 2025 में सभी शीर्षों में कमी आई है। हत्या में करीब 9% की कमी आई है। डकैती, लूट आदि शीर्षों में भी 20% से अधिक की कमी आई है। बलात्कार में कमी आई है। तो हत्या के कांड 5000 के करीब आज से 20-25 साल पहले दर्ज होते थे। यदि आप 90s में जाएंगे तो बिहार का जो अभी का ज्योग्राफी है, इसमें 4800 5000 के करीब हत्या के कांड दर्ज होते, जो अभी 2500 से कम। पिछले वर्ष 2500 से कम हत्या के कांड, आधा हो गया। तो लगातार घट रहा, कोई इंजरी नहीं है। डॉक्टर के यहाँ गए तो वो दर्द की शिकायत करके लिखा हुआ है। जो पिटीशन उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारा घर ही चोरी कर लिया, पॉकेट से पैसा ले लिया, ये सब छूटा है। तो ये गिरफ्तारी है अपराध कर्मियों की, और ज्यादातर अपराधी आजकल शस्त्र रखते हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने, जबकि नक्सल की कोई घटना नहीं हुई है, कोई हिंसक घटना नहीं हुई है नक्सल की, ना कोई व्यक्ति मारा गया है नागरिक, ना कोई पुलिस मारा गया है, ना कोई इस प्रकार की घटना हुई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 140 नक्सलियों की गिरफ्तारी की है, जो पूर्व के कांडों में वांछित। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आज हमारे साथ बिहार के डीजीपी विनय कुमार हैं। इनसे बातचीत होगी और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे भी बातचीत होगी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत आभार कि आपने व्यस्त शेड्यूल में समय दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में क्राइम को लेकर जो है बार बार सवाल उठते हैं। आप देखते होंगे विपक्ष के जो पेज हैं उस पे आता है कि जंगल राज चल रहा है। क्या क्राइम बिहार में कभी रुकेगा? देखिए, अपराध एक ऐसा विषय है कि अपराध शून्य नहीं हो सकता है जी। अपराध को शून्य पर लाने का लक्ष्य हम लोग रखते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि अपराध नियंत्रित हो। नियंत्रित से हमारा अभिप्राय है कि अपराध तुलनात्मक रूप से घटे और संख्यात्मक रूप से भी घटे, प्रतिशत के रूप से भी घटे। अपराध दर है उसके अनुसार भी अपराध घटे और एक सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण हो। अपराध 100% पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, हत्या के एक भी कांड नहीं दर्ज हो, लूट का एक भी कांड नहीं दर्ज हो, ये बड़ी आदर्श स्थिति है। ये किसी भी समाज में संभव नहीं, और खासकर जब अभी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, आर्थिक गतिविधियां, यदि आप पिछले 20-25 वर्षों पर दृष्टिपात करें तो आर्थिक गतिविधियों में कई गुना वृद्धि हुई है। आज की तिथि में गांवों में आप जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, उसके जो डिलीवरी बॉय है, वो सामग्री लेकर के पैसे कलेक्ट करके, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग की बहुत सारी गतिविधियां हैं, तो आर्थिक गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है। तो इसको देखते हुए आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के बावजूद भी यदि अपराध की संख्या में कमी आ रही है तो ये ऐसे नहीं आ सकती है, इसमें काफी प्रयास हुआ है। और आपने देखा होगा, हाल के दिनों में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया था अपराध का आंकड़ा विगत वर्ष का। 2024 की अपेक्षा 2025 में सभी शीर्षों में कमी आई है। हत्या में करीब 9% की कमी आई है। डकैती, लूट आदि शीर्षों में भी 20% से अधिक की कमी आई है। बलात्कार में कमी आई है। तो जो बृहद शीर्ष है, मेजर हेड्स हैं क्राइम के, उनमें कमी आई है। साइबर अपराधों में जो गिरफ्तारियां हैं, बहुत सारे गैंग्स हम लोगों ने पकड़े हैं, जिसका पूरा वैश्विक स्तर पर ऑपरेट करता था। सिर्फ बिहार ही नहीं, इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के विभिन्न देशों के नागरिकों का साइबर अपराध के माध्यम से आर्थिक क्राइम अपराध करता था उनके साथ। तो 2024 की अपेक्षा 25 में गिरफ्तारियों की संख्या साइबर में भी काफी बड़ी है। नारकोटिक्स, जो नशा का लत है, वो युवाओं में काफी बढ़ने के संकेत हैं। तो नशा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने बृहद कार्रवाई की है। 2025 में 2024 की तुलना में गिरफ्तारी की संख्या हो, जब्ती की संख्या हो, वो दोगुने से भी अधिक हुई है।
और हम लोगों ने साइबर और नारकोटिक्स दोनों के लिए ही अलग अलग इकाई का गठन किया है और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इसका शुभारंभ भी कर दिया गया है। पदाधिकारियों की पोस्टिंग भी कर दी गई है, नारकोटिक्स में भी, साइबर में भी। प्रत्येक थाने में जो साइबर थाने 2023 में प्रत्येक जिले में सृजित हुए, हेडेड बाय डीवाईएसपी। मैंने विगत वर्ष यह सुनिश्चित किया कि जो साइबर थाना के थाना प्रभारी हैं वो सक्षम हो, कुशल हो और विषय वस्तु की उन्हें जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे पास जो नए डीवाईएसपी अभी ट्रेनिंग करके आए थे राजगीर पुलिस एकेडमी में, जो कंप्यूटर में बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक एमटेक किए हुए हैं, आईटी में बीटेक एमटेक किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल में किए हुए हैं, तो ऐसे डीवाईएसपीस को हमने थानाध्यक्ष बनाया। सभी 40 जिलों में जो हमारे साइबर के डीएसपी हैं वो सभी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रेजुएट हैं, आईआईटी और अन्य एनआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं। तो उनके स्तर से भी काफी कार्रवाइयां की गई है। कई सारे कांड जो हम लोगों ने दर्ज किए वो सीबीआई के द्वारा लिया गया है। नारकोटिक्स में भी हम लोगों ने कई सारे कांड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है, क्योंकि उसका डायमेंशन पूरा ऑल इंडिया डायमेंशन है। उसी तरीके से आर्म्स एंड एम्युनिशन में हम लोगों ने पिछले सभी वर्षों की तुलना में भारी संख्या में अवैध मिनी गन फैक्ट्री की जब्ती की है। करीब 74, इतनी मिनी गन फैक्ट्री कभी नहीं जब्त हुई थी। फिर हम लोगों ने एम्युनिशन जो जब्त किए हैं वो भी पिछले सभी वर्षों की अपेक्षा अधिक है। 2 खेप एम्युनिशन हम लोगों ने जब्त किया था, भभुआ और नालंदा में, दोनों मिला के करीब 7000 एम्युनिशन का खेप जो गाड़ियों में बंकर बना करके लाया जा रहा था, तहखाना बना के लाया जा रहा था। और उस कांड को हम लोगों ने एनआईए को दिया, क्योंकि उसमें अन्य राज्यों की भी संलिप्तता थी। तो एनआईए इस प्रकार के कांडों का अनुसंधान करती है जिसमें इंटर स्टेट डायमेंशन है। एनआईए अभी उस कांड को अनुसंधान करके और पंजाब के एक गन हाउस के 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया है जहां से एम्युनिशन का सप्लाई होता था बिहार के अंदर। तो हम लोगों का प्रयास रहा है कि जो अवैध शस्त्र बन रहे हैं उसकी फैक्ट्री को ध्वस्त किया जाए, पता लगाया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जो शस्त्र सप्लाई का जो नेटवर्क है उसको भी चोक किया जाए। उसमें भी हम लोग लगभग 5000 शस्त्र जब्त किए हैं पिछले वर्ष। इतना शस्त्र कभी नहीं जब्त हुआ था। इसी प्रकार से एम्युनिशन सप्लाई, यदि शस्त्र है, एम्युनिशन नहीं है तो किसी काम का नहीं। तो हमारा तीसरा प्रयास था कि एम्युनिशन का जो सप्लाई है, कारतूस की जो आपूर्ति की श्रृंखला है, नेटवर्क है, उसको भी विच्छिन्न किया जाए, उसको ध्वस्त किया जाए। तो इस सिलसिले में भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है। अभी एनआईए भी केस ले ली है। तो अपराध जो प्रतिवेदित हो रहा है सिर्फ उसका अनुसंधान ही नहीं, बल्कि अपराध का जो परिदृश्य है, अपराध करने के लिए जो वातावरण निर्मित है, उस वातावरण को भी अपराधियों के प्रतिकूल बनाने का हम लोग प्रयास किए हैं और काफी हद तक सफल हुए हैं। ये अनवरत काम है, एक कंटिन्यूअस प्रयास है। ये अभी हम लोग कर रहे हैं और ये इस वर्ष भी जारी रहेगा। फिर आपने देखा कि कुछ दिन पहले हम लोग मुंगेर के खड़गपुर हिल पे 3 नक्सली सरेंडर किए थे। 4-5 ही बचे हुए थे नक्सली, जिसमें से 3 सरेंडर किए। 6 हथियार, इंसास राइफल, एसएलआर के साथ जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर ने सरेंडर किया। पिछले वर्ष हम लोगों ने, जबकि नक्सल की कोई घटना नहीं हुई है, कोई हिंसक घटना नहीं हुई है नक्सल की, ना कोई व्यक्ति मारा गया है नागरिक, ना कोई पुलिस मारा गया है, ना कोई इस प्रकार की घटना हुई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 140 नक्सलियों की गिरफ्तारी की है जो पूर्व के कांडों में वांछित थे। जबकि इसके विगत वर्षों में 140 की संख्या में नक्सली नहीं गिरफ्तार हुए। तो जो बचे हुए हैं, ताकि फिर से वो पुनर्संगठित होकर के किसी प्रकार की हरकत ना करें, इसलिए हम लोगों ने जो बचे हुए वेस्टिजेस थे नक्सलिज्म के, उसको भी समाप्त करने के लिए, और आज की तिथि में बिहार में नक्सलिज्म का पूरा सफाया हो चुका है। नक्सल फ्रंट पे हम लोगों ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की है। जो नक्सल क्षेत्र पूर्व से काफी कुख्यात थे, विख्यात थे, उन सभी नक्सल क्षेत्रों में
अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ वहां पर जो बूथ थे, दशकों से वहां पर जो बूथ रहते थे उसको नीचे समतल क्षेत्र में लाया जाता था। इस बार हम लोगों ने जहां बूथ है वहीं पर चुनाव करवाया और वहां पर भी काफी 70% लोगों ने वोटिंग किया है, काफी उत्साह के साथ वोटिंग किया है, चाहे रोहतास का क्षेत्र हो या मुंगेर का क्षेत्र हो। रोहतास में जहां पे डीएफओ संजय सिंह की हत्या की गई थी, रेहल बूथ, वहां पर इस बार काफी परसेंटेज में मतदाता आए और पूरे हर्षोल्लास के साथ वोटिंग किए। उसी प्रकार से मुंगेर में भीमबाद के नजदीक जो पैसरा, चौड़माड़ा, गुरमाहा वगैरह इलाका था जो काफी नक्सल प्रभावित था, वहां सभी बूथ पर वहीं पर पोलिंग पार्टी गई है और चुनाव कराया है। तो ये बिहार के बदलते परिदृश्य को दिखा रहा है कि नक्सलिज्म जो एक जमाने में पूरा बिहार नक्सल के प्रभाव से ग्रस्त था, उत्तर बिहार के भी लगभग सभी जिले, बगहा हो, मोतिहारी हो, सीतामढ़ी हो, दरभंगा हो, ये सभी इलाके जो नॉर्थ बिहार के इलाके थे, बेगूसराय, खगड़िया, ये सभी इलाके नक्सल से ग्रसित थे, बांका, भागलपुर। तो आज की तिथि में कोई भी जिला हमारा नक्सल प्रभावित घोषित नहीं है, सभी नक्सल मुक्त हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो और उन इलाकों में विकास की योजनाएं काफी संख्या में संचालित की जा रही हैं और वहां के लोग मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, विकास से जुड़ रहे हैं। पंचायती राज का भी एक बहुत बड़ा योगदान था इसमें। 2006 के बाद जो पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई, जिसमें मुखिया, सरपंच, सदस्य, पंच वगैरह निर्वाचित हुए, तो उन लोगों ने भी प्रजातंत्र को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करने में काफी भूमिका निभाई। तो विकास के माध्यम से, पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से, पुलिसिंग की कार्रवाई के माध्यम से हम लोगों ने नक्सलियों पे काबू पाया। जहां तक अपराध का सवाल है, मैंने आपको बताया है कि अपराध शून्य नहीं हो सकता है, वो आदर्श ही नहीं बल्कि काल्पनिक स्थिति है, बहुत यूटोपियन कॉन्सेप्ट है कि कोई हत्या ना हो समाज में, तो रामराज की भी स्थिति से ये हो जाए। लेकिन हम लोगों ने उत्तरोत्तर कमी लाई है, हत्या में कमी लाई है। हत्या के कांड 5000 के करीब आज से 20-25 साल पहले दर्ज होते थे। यदि आप 90s में जाएंगे तो बिहार का जो अभी का ज्योग्राफी है, इसमें 4800-5000 के करीब हत्या के कांड दर्ज होते, जो अभी 2500 से कम। पिछले वर्ष 2500 से कम हत्या के कांड, आधा हो गया है। तो लगातार घट रहा है। पुलिसिंग प्रभावी हो रही है, पुलिसिंग के लिए नई नई तकनीकी, नई नई व्यवस्था की जा रही है। इसका यह नतीजा है, नए थाने सृजित हो रहे हैं। लगभग थानों की संख्या डबल हो गई है इधर 10-15 वर्षों में। जो करीब 700 के करीब थाने थे, वो भी 1400 हो गए और सभी के लिए बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया है, मैन पावर की व्यवस्था की जा रही है। अभी आप देख रहे हो पूरे बिहार में 22,000 सिपाहियों का प्रशिक्षण चल रहा है, उनकी नियुक्ति हुई है पिछले वर्ष। अभी 20,000 की नियुक्ति की कार्रवाई चल रही। ये 20,000 हमें मिल जाएंगे 2-3 महीने। सब इंस्पेक्टर की अभी बहाली हो रही है। एक अभी पासिंग आउट हुआ है 1200 का और दूसरे अभी 1900 की बहाली चल रही है। तो मानव बल की व्यवस्था हम कर रहे हैं, भवन, जमीन की व्यवस्था कर रहे हैं पुलिस यूनिट्स को व्यवस्थित कराने के लिए, और आधारभूत संरचना के साथ साथ जो पुलिस का कौशल विकास है कि किस प्रकार से हम नई नई तकनीकी, नई नई व्यवस्थाओं को लागू करें ताकि अपराधियों तक पहुंचने में हमें मदद मिल सके, उनका पता लगाने में मदद मिल सके। अभी आज ही आप देखेंगे कि किशनगंज में एक लूट हुआ है, 24 घंटे के अंदर सभी सामान बरामद हो गए, सभी 3 अपराधी गिरफ्तार हो गए। तो अब हम घंटों में, 24 घंटे, 36 घंटे में जो गंभीर कांड हो रहे हैं ज्यादातर, उसके बारे में पता लगा रहे हैं। और ये ऐसे संभव नहीं है जब तक हम तकनीक नहीं यूज करें। सीसीटीवी कवरेज हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे बिहार का एक एक क्षेत्र, एक चप्पे चप्पे में सीसीटीवी का कवरेज रहे। पंचायत हैं तो पंचायत के जो मुखिया हैं उनके पास भी बहुत फंड रहता है। पंचायत के अंतर्गत जो मुख्य प्रवेश मार्ग और निकास मार्ग है उस पे कैमरे लगाएं। यदि एक पंचायत के अंदर 15-20 कैमरे लगा लिए जाते हैं तो 1-1.5 लाख 2 लाख का खर्च है।
जबकि एक पंचायत एक साल में 5 करोड़ से कम खर्च नहीं करते। तो एक बहुत ही छोटा अमाउंट है, लेकिन ये बहुत ही व्यापक प्रभाव डालने वाला कार्य है। हम लोग ये कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कि बिहार का एक एक चप्पा सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित हो, ताकि हमको केस के अनुसंधान में वहां से मदद मिल सके। आपने ये भी देखा होगा कि अभी डायल 112 हमारे 1800 व्हीकल अभी जनसेवा में लगा हुआ। कोई भी सूचना मिलती है, 14 मिनट हमारा रिस्पांस टाइम है, 14 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। पहले ये 14 मिनट जो था, जैसे कहीं कोई मारपीट की घटना हो रही, दो पक्ष संघर्ष की स्थिति में है, तो वहां से यदि कोई सूचित कर देता है तो हमारी पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है और बहुत सारे जो केस होते हैं वो वहीं पे कंटेन कर देती है, उसको होने से रोक देती है, मारपीट होने से रोक देती है पुलिस के पहुंचने के बाद। बहुत से केसेस मारपीट होते में पहुंचती है, वहां पर कानूनी कार्रवाई करती है, केस दर्ज होता है, गिरफ्तारियां होती है। पहले यही काम जब ग्रामीण क्षेत्र में लोग मारपीट करते थे, घायल होते थे, थाना पे आते थे, थाना पे आने के बाद उनका इंजरी कटता था, हॉस्पिटल जाते थे, फिर एफआईआर दर्ज होता था, फिर आराम से पुलिस घंटों बाद, हो सकता है एक आध दिन के बाद, 2 दिन के बाद घटनास्थल पे जाता था। अब ये स्थिति नहीं है। सड़कों की स्थिति काफी अच्छी हो गई, ग्रामीण सड़कों की भी स्थिति काफी अच्छी हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में भी डायल 112 कॉल करता है तो हमारा डायल 112 पहुंच जा रहा है। तो ये जो पुलिस की सेवाएं हैं, उन सेवाओं में भी काफी विस्तार हो रहा है। आज की तिथि में यदि आप पासपोर्ट के लिए पुलिस के पास आपका आवेदन सत्यापन के लिए आता है तो हमारा एवरेज टाइम है 9 दिन। 9 दिन के अंदर हम लोग सत्यापन करके भेज देते हैं वापस, जो प्रोफॉर्मा है उसका। इसमें महीनों सालों लगता था पहले। तो जो जन सेवाएं हैं, चरित्र प्रमाण पत्र भी उसी तरह का, ऑनलाइन आप जमा कीजिए आवेदन और आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे मामलों में हम जो आवेदक हैं और पुलिस का है इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस को हम लोग हटा दिए हैं ताकि भ्रष्टाचार कम। तो जन सेवा सुचारू रूप से, समय पर और बगैर कोई भ्रष्टाचार के जनता को मिले, इसके लिए भी बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप करेंगे। अभी हम सीसीटीएनए सिटीजन पोर्टल डेवलप किए हैं, उसमें भी जनता शिकायत कर सकती है। हमारा डीजी कंट्रोल रूम है, उसमें जो नंबर्स हैं वो प्रकाशित किए गए, उस पर जनता शिकायत कर सकती है। डायल 112 तो ऑलरेडी सेवा में है ही। हमारा जनता दरबार रोज लगता है। आज थोड़ी कम संख्या में लोग आए क्योंकि आज संक्रांति का दिन है, नहीं तो यहाँ पे पूरा सभागार भरा रहता है। एवरीडे मैं लोगों से मिलता हूँ। पूरा एक सेल बना हुआ है जिसमें डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लोग सुबह से लेकर शाम तक इसमें जनता का जो आवेदन रहता है उसको रिसीव करते हैं, उसके बारे में सूचना प्राप्त करते हैं जिलों से, उस पर लिखते हैं, उसके बाद मैं उसकी सुनवाई करके उस पर आदेश पारित करता हूँ। तो डीजीपी भी जनता के लिए प्रतिदिन अवेलेबल है। कोई भी जनता आकर के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी शिकायत कर सकती है। आपने 2 नंबर भी जारी किया है, ये कोई 2 नंबर कंट्रोल रूम क्या है उसका कार्य? वो उस नंबर पे यदि कोई कॉल करता है तो फिर उस नंबर पे जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, डीवाईएसपी हैं कंट्रोल रूम में, उसको उठाते हैं, उसके बारे में उसकी जो शिकायत है उसको थाना, एसपी तक पहुंचाते हैं और उसकी मॉनिटरिंग होती है कि क्या कार्रवाई हुई। हाल के दिनों में बिहार में जो है एनकाउंटर की जो वारदात है, पुलिस की तरफ से अपराधियों के पैर में गोली मारने की जो नहीं कार्रवाई है, ये थोड़ा बढ़ी है। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये मैं तो ये कहूंगा कि जो पुलिस के पास जो आत्मरक्षा का अधिकार है, जो जनता के पास भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, पुलिस जब जाती है अपराध कर्मी की गिरफ्तारी के लिए, तो गिरफ्तारी को मुकम्मल करने के लिए, उसको संपादित करने के लिए कानून में प्रावधान है कि पुलिस को मिनिमम फोर्स यूज करना है। यदि कोई अपराधी आप पर गोली चलाता है तो आप भी गोली चला सकते हैं, क्योंकि आपकी जान पे खतरा है, तो उसमें मारा भी जा सकता है। यदि कोई अपराधी आपने पकड़ा और वो चुराने का प्रयास कर रहा है तो आप तो गोली नहीं मारेंगे, लेकिन उसको आप कोशिश करेंगे कि आप 4-5 आदमी मिलकर के उसको रेस्ट्रेन करें, पकड़े। तो ये गिरफ्तारी है अपराध कर्मियों की, और ज्यादातर अपराधी आजकल
शस्त्र रखते हैं। जो भी अपराधी हैं, क्योंकि शस्त्र का प्रचलन बढ़ा है, ऑफ कोर्स। मैंने आपको बताया कि 34 मिनी गन फैक्ट्री अभी हम लोगों ने पिछले साल जब्त किया। कोई आवश्यक नहीं हमने 100% जब्त कर लिया है, अभी भी कुछ मिनी गन फैक्ट्री चोरी छुपे चल रहा होगा, जिसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। तो बिहार में आप जानते हैं कि मुंगेर सदियों से शस्त्र बनाने का केंद्र रहा है, वहां एक से एक कारीगर है, कहीं ना कहीं छुप के वो शस्त्र तुरंत बना देते हैं, आसानी से अवेलेबल है शस्त्र। तो इसके कारण अपराधियों के द्वारा पुलिस पर गोली चलाने में हिचक नहीं रहती है। आपने देखा होगा पिछले साल होली में हमारे 2 ASI मारे गए, होली के दिन अररिया में मारे गए, मुंगेर में मारे गए। चूंकि ये जो रिएक्शन इनका टाइम था, जो ASI थे, वो जो उनका रिएक्शन टाइम था वो ज्यादा था, उनके साथ बल था, लेकिन वो अंदर घर में घुस गए थे बगैर शस्त्र का, बाहर इनका शस्त्र था, तो अपराधी गोली मार दिया, वहीं पे मर गए। दो ASI एक दिन में मर गए, हमारे मारे गए। तो ऐसा नहीं है कि अपराधी पुलिस पे गोली नहीं चलाता है, कई सारे दृष्टांत हुए। तो अब है कि अपराधी की गोली से पुलिस घायल न हो, पुलिस की मृत्यु न हो, इसलिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग पुलिस उचित समय पर करे, और ये किया जा रहा है। उचित समय पर यदि ऐसा परिस्थिति बनती है, पुलिस को लगती है कि अपराधी के पास शस्त्र है, क्योंकि अपराधी के पास शस्त्र है और आपको पता चल रहा है कि तो कभी भी चला सकता है, आप घायल हो सकते हैं, इसलिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस में जब ये लगता है, सूचना रहती है पुलिस को कि अपराधी शस्त्र के साथ है, उसके पास शस्त्र देखा गया है, तो पुलिस राइट टू प्राइवेट डिफेंस में फायर करती है और उसमें गोली लगती है, कभी घुटने में लगती है, कभी जांग में लगती है, कभी ये लगती है। तो हम लोग मिनिमम फोर्स यूज करते हैं, वी ट्राई टू अरेस्ट द पर्सन यूजिंग मिनिमम फोर्स। तो इसमें यह नहीं है कि पुलिस ने, परिस्थितियां ऐसी बनती है, अपराध कर्मी और पुलिस की जब भिड़ंत होती है तो उसमें उसमें वो होती है, ये कानूनन शक्ति दी गई है कि मिनिमम फोर्स आप अरेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और यदि अपराधी 10 केस 20 केस में वांटेड है, बहुत ही दुर्दांत अपराधी है, इनामी अपराधी है, तो मान के चलते हैं कि उसके पास शस्त्र निश्चित रूप से होगा, तो पुलिस इन इट्स प्राइवेट डिफेंस वो फायर करती है और उसमें अपराधी गिरफ्तार होता है। ये कोई पुलिस को पीपल फ्रेंडली बनाने में आपके तरफ से क्या पहल की गई है या निर्देश है? नहीं, मैंने आपको बताया कि पीपल फ्रेंडली करने के लिए मैंने एक बताया कि ये बहुत सारी सुविधाएं डायल 112 से लेकर के, और डीजीपी के कंट्रोल रूम में जो 2 नंबर अभी प्रकाशित किए गए हैं, डीजीपी का स्वयं का जनता दरबार, हर लेवल पर SHO, SDPO, सर्किल इंस्पेक्टर, SP सभी जनता दरबार लगा रहे हैं, जन शिकायतें सुन रहे हैं। इसके अलावे अभी हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं, उस सप्ताह में उनको 2 थानों में जाना है, वहां का इंस्पेक्शन करना है। वहां पहले से वो नोटिफाई कर देंगे कि वो अमुक तिथि को इतने बजे आएंगे, ताकि वहां से लोग जन संवाद के लिए वहां पर एकत्रित हों और उनकी समस्याओं को सुने। तो पुलिस को हम लोग पीपल सेंट्रिक बनाने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक की जो समस्या है उसको पुलिस समझे, और पुलिस की सेवा लेने के लिए उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मैंने पहले सोचा था कि सप्ताह में 1 दिन मिलूंगा यहाँ पे, लेकिन यह अव्यवहारिक सा लगा कि मान लीजिए किसी दिन आज किसी को कोई समस्या है और वो आज हमसे मिलना चाह रहा है, आज नहीं मिल पाएगा, 7 दिन बाद मिलेगा, तब तक कोई घटना हो जाएगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया पूरे साल भर पहले कि आई विल मीट पीपल एवरी डे। तो यहाँ पे लोग आते हैं, हर रोज मिलते हैं, हम अपने ऑफिस में भी मिलते हैं, उसके बाद 4 बजे के बाद फिर यहाँ पे मिलते हैं। तो ये बिहार पुलिस का यह मुहिम है कि ये जन केंद्रित हो। इसके लिए हर थाने में आगंतुक कक्ष का निर्माण कराया गया है, विजिटर्स रूम का निर्माण किया गया है। नए थाना भवन बन रहे हैं, उसमें एक कक्ष को विजिटर्स रूम के रूप में चिन्हित किया गया है। वहां पे यदि कोई आते हैं, वहां उनको बैठने की व्यवस्था की गई, वहां बैठे। वहां एक रजिस्टर मेंटेन किया गया है जिसमें आप अपनी समस्या लिखिए, उसके बारे में सूचना दी जाएगी। कोई ना कोई पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी बनाया गया जो उसमें लिखेगा कि हाँ ये
अमुक कांड के संबंध में जानकारी लेना चाह रहे थे, इनको कांड की जानकारी दी गई। तो पब्लिक संतुष्ट हो पुलिस की सेवा से, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नई नई व्यवस्था की जा रही, नई नई तकनीकी की जा रही। आपने देखा हमारा सोशल मीडिया सेल काफी एक्टिव है। हमारा जो फॉलोअर्स का बेस है वो करीब 1.5 मिलियन से अधिक हो चुका है और लगातार वृद्धि हुई। पिछले साल करीब 6 लाख की वृद्धि हुई है हमारे फॉलोअर बेस में। कोई भी घटना होता है तो उसमें हम लोग इमीडिएटली, घटना होने के बाद तुरंत उस पर हम लोग वस्तु स्थिति की जानकारी डालते हैं। यदि केस पता चल जाता है, डिटेक्शन हो जाता है, तो पूरी जानकारी उस पर हम लोग पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। तो किसी प्रकार का संशय नहीं हो पब्लिक में कि हमने गिरफ्तार भी कर लिया, केस डिटेक्ट कर लिया, सामान भी बरामद कर लिया और उसके बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशय बना रहे कि पता नहीं पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, किसी और केस में पकड़ा है, इस केस में पकड़ा। तो वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, हम लोग इमीडिएटली पोस्ट कर देते हैं। कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी जानकारी पुलिस के पास है उसको जनता से साझा किया जाए, ताकि जनता को पता चले। हम एकदम ओपेक नहीं है, अपारदर्शी नहीं है। हम लोग पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये सभी कार्रवाइयां हम लोग कर रहे हैं। और मैंने बताया आपको कि हमारा लक्ष्य है कि कोई भी कांड, गंभीर कांड रिपोर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड समय में, हाल के पिछले 1 वर्षों में हम लोगों ने उसको उद्भेदित किया है और इसका नतीजा है कि अपराध में कमी आई है और कमी लाने का हम प्रयास करें। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि आगंतुक कक्ष हो थाना में, लेकिन कई शिकायतें ऐसी मिली है कि जब जनता, परेशान जनता थाना जाती या किसी, मैं आईपीएस की बात नहीं कर रहा हूं, उससे नीचे के अधिकारी की बात होती है, उनका बिहेवियर जनता के प्रति बहुत रूड रहता है। नहीं, देखिए पुलिस 24 घंटे काम करती है, रात में गश्ती करती है, दिन में अनुसंधान करती है। वर्क प्रेशर पुलिस इतना किसी भी विभाग पे नहीं है। जनता, बहुत सारी जनता जो पुलिस के पास आती है वास्तव में पीड़ित रहती है, काफी गंभीर परिस्थितियों से गुजर रही होती है। किसी के परिवार के कमाऊ सदस्य की हत्या हो गई, अब आप समझ सकते हैं उस परिवार की क्या स्थिति है। अचानक वो परिवार अति विशिष्ट विषम परिस्थितियों का सामना करने लगता है। कुछ व्यक्ति हैं जो एकदम सामान्य सी बात को लेकर के और पुलिस के पास बार बार आते हैं, वो अपने किसी प्रतिद्वंदी को फंसाने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए वो बार बार आते हैं। उनकी जो समस्या रहती है बहुत ही मामूली किस्म की रहती है, बल्कि उसको हम समस्या नहीं मानते। हमारे यहाँ भी लोग आते हैं, हमारे यहाँ भी लोग आते हैं। यहाँ पे शुरू में बहुत सारे लोग इस तरह के आए थे, क्योंकि नीचे से नहीं हो रहा है थाना स्तर से, चूंकि उसको पता है कि ये गलत है, एसपी के लेवल पे भी पता है, तो उन्होंने शुरू में यहाँ पे भी आया कि हम डीजीपी से आदेश करा लेते हैं किसी भी प्रकार के कार्रवाई में। जैसे कल एक हमारे जनता दरबार में एक सज्जन आए थे, उनका कहना था कि हमने एसपी के पास 2 बार आवेदन दिया, थाने पे आवेदन दिया, हमारे कांड पे हमारे केस में कार्रवाई नहीं हो रही। उनका कोई केस ही नहीं बनता है, केस ही नहीं बन रहा है, उनका कोई इंजरी नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। डॉक्टर के यहाँ गए हैं तो वो दर्द की शिकायत करके लिखा हुआ है। जो पिटीशन उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारा घर ही चोरी कर लिया, पॉकेट से पैसा ले लिया, सब झूठा है। तो हमारी यह कोशिश है कि इस प्रकार के केस भी यदि कोई आ रहा है तो उसको दर्ज करके और उसको रिकॉर्ड टाइम में 24 घंटे के अंदर फॉल्स है तो फॉल्स करते हुए रिपोर्ट सबमिट कर दें, उन्हीं पे कार्रवाई कर दें। ये थोड़ा कम हो रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जनता घूम रही है आवेदन लेकर के हम पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसमें आप समझ रहे हैं कि ये फॉल्स है, तो उसको दर्ज करके केस उसके बाद उसको फॉल्स कर दीजिए, वो संतुष्ट हो जाए। लेकिन वो पिटीशन लेके घूमते हैं, डीजीपी तक आते हैं, तो अपने प्रतिद्वंदियों को फंसाने का। अब किसी का जमीन विवाद है जमीन विवाद, लेकिन लोग चाहता है कि इसको हम आपराधिक कांड दर्ज करके उस माध्यम से इसका निराकरण करें, उस पर दबाव बनाए, और जब वो जेल चला जाएगा तो हम उस पर बाउंड्री बना लें, हम उस पर घर बना लें। तो जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो उचित प्लेटफॉर्म है निराकरण का, वहां नहीं जाकर के
पुलिस के माध्यम से उसको सुलझाना चाहते हैं, जमीन विवाद को सुलझाना चाहते हैं, किसी अन्य तरह का विवाद है उसको आपराधिक कांड के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप जो दीवानी मामला है, जमीन का मामला है, उसको आप आपराधिक मामले में परिणत नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के मामले भी आते हैं इसमें हम लोग के पास। लेकिन सर सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल ये था कि थाने में जो आम जनता, पीड़ित जनता जाती है, वहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं बिहार पुलिस में जो वहां पे लोग हैं, बिहार पुलिस के जो लोग हैं, या दरोगा हो या अपवाद हो सकता है एक दो, लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि वहां जो भी जाता है उसके साथ दुर्भाव रहते। ये विशुद्ध रूप से अपवाद हर जगह होता है। अब थाना में यदि महीने में 200 लोग जा रहे हैं तो हो सकता है कि कोई ना कोई पुलिसकर्मी किसी न किसी कारण से एक विशेष प्रकार से बिहेव कर रहा होगा, उस पर कार्रवाइयां होती, उस पर एक्शन होता है, सस्पेंड होता है। पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसमें सस्पेंशन, आंख झपकते सस्पेंशन हो जाता है, प्रोसीडिंग चल जाता है। पुलिस का जो बल है, 1.25 लाख का बल है, इसमें जितना सस्पेंशन होता है उतना हमें लगता है कि सभी विभाग में ला करके नहीं होता हो। हम लोग प्रतिदिन कम से कम दर्जनों लोग सस्पेंड होते हैं, सिपाही हो, सब इंस्पेक्टर हो। हम लोग दोबारा सोचते नहीं है कि ये सस्पेंड करने में हिचकते नहीं है, क्योंकि अनुशासित बल है, डिसिप्लिन ही हमारा मूल स्तंभ है। तो डिसिप्लिन पे यदि हम लोग कंप्रोमाइज करेंगे तो हम लोग डिलीवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जहां कहीं थोड़ी सी भी त्रुटि लगती है कि यहाँ पे पुलिस ने सही ढंग से काम नहीं किया है, तो उसमें सस्पेंशन, प्रोसीडिंग, डिसमिशल, ये काफी आम बात है। अभी जब बात हो रही थी तो सडनली एक घटना मेरे दिमाग में आई। मैं दूसरे चैनल में ब्यूरो हेड हुआ करता था, तो मेरे एक रिपोर्टर ने एक खबर चलाई आंगनवाड़ी की, कि आंगनवाड़ी में किस तरीके से गड़बड़ी है। आप जानते हैं कि वो सेक्टर कैसा है, अब उस पर तो बात करना फिर एक विवाद हो जाएगा। खबर चलने के बाद उसके वहां के डीपीओ ने उस पर एक झूठा एफआईआर कर दिया। और जब मैं गया, चूंकि ये कटिहार से मेरे गृह जिला से मामला, आप वहां रहे भी हैं, जब मैं गया तो उसने कहा कि सर जरा सा डीएसपी साहब से मिल लीजिए ना। मैं हालांकि मिलता जुलता बहुत कम हूं, आप जानते हैं, आप भी, तो आपसे भी बहुत कम मिलता हूं। तो मुझे लगा कि अगर मैं नहीं मिलूंगा तो वो सोचेगा क्या कि सर चाहते तो हो जाता। तो मैं जब गया मिलने, तो जो एसडीपीओ थे, मतलब उनका बिहेवियर, क्योंकि एक चैनल में मैं बतौर ब्यूरो हेड, मैं शॉकिंग था मेरे लिए। और पूरा परसेप्शन जो है बिहार पुलिस के बारे में, मतलब अजब, मतलब वो आप देखिए, समाज के अंदर हर विभाग, हर आपके किसी भी क्षेत्र में आप जाइए तो जो एक मानव व्यवहार है, जो आचरण है, वो हर व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर करता है। चाहे पुलिस हो या कोई भी विभाग हो, उसमें वो रहते हैं। तो पुलिस में भी इस प्रकार के लोग हैं, और इसको कंटेन करने, इसको सही ढंग पे लाने के लिए हम लोग लगातार वर्कशॉप कर रहे हैं। अभी आप जाएंगे, यहाँ पे बगल में हमारा सरदार पटेल भवन सभागार है, उसमें करीब 325 सब इंस्पेक्टर का 12 दिन का कोर्स चल रहा है, 5वां कोर्स है। जिलों में भी, रेंज लेवल पे भी लगातार उनको ब्रीफिंग किया जा रहा है हाउ टू बिहेव। तो ये आचार व्यवहार किस प्रकार से हो जनता के साथ, इसके लिए इनको लगातार समझाया जा रहा है, इनको दिया जाता है कि आदर्श बिहेवियर आपका क्या होना चाहिए। लेकिन उसमें जैसा कि मैंने बताया कि एक पुलिस एक वर्क डिपार्टमेंट है। 24 घंटे, रात में भी हमको गश्ती करना है, नहीं कुछ नहीं भी हो रहा है फिर भी हमको मूवमेंट में रहना है। लिखने पढ़ने की भी बहुत अधिक, केस डायरी लिखना, सुपरविजन करना, रिटन वर्क भी उतना ही है, फिजिकल वर्क भी उतना ही है, प्रेशर भी उतना ही है। और हमारा जो कोई भी काम है, हम ये नहीं कर सकते हैं कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे। यदि अभी घटना अभी हो रही है, मानिए लूट कल हो गई, तो हमें नहीं कह सकते अच्छा ठीक है लूट है, अगले महीने हम इसको देखेंगे। नहीं, वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। हमको 24 घंटे के अंदर उसको ब्रेक करना है, पकड़ना है, उसको जेल भेजना है, नहीं तो फिर वो दोबारा लूट करेगा, फिर अगेन अनदर क्राइम प्लान करेगा। वो सोचेगा कि पुलिस शिथिल है तो दूसरा क्राइम करेगा। तो हमारा जो प्रेशर है, आप देखेंगे कि पुलिस के अंदर सबसे ज्यादा लोग हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, डायबिटीज, इतना प्रतिशत और किसी विभाग में नहीं, सबसे ज्यादा है। बिकॉज हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं।
यदि कोई व्यक्ति 12 घंटे काम करके आया है, कोई पुलिस पदाधिकारी, और उसको पता चल गया कि डकैती हो रही है, तो फिर वो जाएगा, फिर अगले 12 घंटे के लिए बुक हो गया। सो पुलिस इज सपोज टू वर्क 24/7। तो 24/7 जब वो काम करता है, उसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति, हम एक पुलिस का एक मानसिकता बता रहे हैं कि कुछ लोग इसको बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो बस कट जाता है। और खासकर यदि आप, जैसे आपने कहा कि एक झूठा कांड दर्ज करा दिया गया, पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन में उसको फॉल्स किया। हाँ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में फॉल्स किया, लेकिन उन्होंने झूठा कांड दर्ज किया। तो इस तरह के झूठे कांड दर्ज कराने वालों की संख्या कम नहीं है। और ये झूठे कांड दर्ज करने वाले जो लोग हैं, जिनका झूठा कांड नहीं दर्ज होता, वो पुलिस के अगेंस्ट में एक मुहिम चलाते हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, एफआईआर नहीं दर्ज कर रही। पिछले वर्ष की तुलना में, 24 की तुलना में 25 में 27,000 अधिक एफआईआर दर्ज हुआ। 27,000 एडिशनल एफआईआर दर्ज हुआ है। तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रहे थे, 2.25 करीब 3.5 लाख 4 लाख के करीब एफआईआर दर्ज हो रहा है, जो आज से 20-25 साल पहले। मेजर क्राइम्स घटा है, लेकिन एफआईआर की संख्या बढ़ी है। तो जो सिंपल जो मामले हैं, सामान्य मामले हैं, वैसे मामलों को दर्ज किया जा रहा है। 4 लाख मामले दर्ज हो रहे हैं आज के डेट में। 3,90,000 के आसपास मामले हमारे साल में दर्ज हो रहे हैं, जो करीब 90,000 था आज से 25 साल पहले। 2000 के आसपास नंबर ऑफ एफआईआर जस्ट 95,000 के आसपास, 90,000 के आसपास। तो ये फर्जी एफआईआर 4 गुना एफआईआर की संख्या, एफआईआर में वृद्धि हुई है। क्राइम में वृद्धि नहीं, एफआईआर में वृद्धि का मतलब नहीं कि क्राइम में वृद्धि हुई। एफआईआर में वृद्धि का मतलब है कि छोटे छोटे मामलों में भी एफआईआर दर्ज हो रहा है। तो एफआईआर हम लोग मुक्त रूप से दर्ज कर रहे हैं, जो भी जा रहे हैं दर्ज कर रहे हैं। अब इक्के दुक्के इधर उधर जो लोग जाते हैं, चूंकि हमारे यहाँ भी आते हैं, हमने हजारों एफआईआर दर्ज कराया होगा यहाँ से कि भाई इसमें एफआईआर दर्ज करें, अनुसंधान करें, फॉल्स है, यू मस्ट रजिस्टर एंड इन्वेस्टिगेट। तो पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, इसमें हम लोग जितने सारे कार्य करते हैं, एफआईआर दर्ज करना है, किसी का नाम आ गया एफआईआर में, फिर उस पर रेड करना है, उसको गिरफ्तार करना है, वारंट का तामीला करना है, जनता को कोर्ट में गवाही के लिए ले जाना है। अब कोई भी जनता स्वेच्छा से कोर्ट में गवाही देना नहीं चाहती है। यदि आपको ही 5 केस में गवाह बना दिया जाए, तो आप सहर्ष स्वीकार नहीं करेंगे कि सर हमको क्यों गवाह बना रहे हैं। नोबडी वांट्स टू बी ए विटनेस इन अ केस, लेकिन बिना विटनेस का केस में सजा नहीं होगा। हमारी जो न्याय व्यवस्था है, उसमें विटनेस का प्रावधान, टेक्निकल एविडेंस है, लेकिन विटनेस। यहीं पर एक टेक्निकल मामला है, जैसे कि कोई एफआईआर दर्ज हुई और कोर्ट से जो है या तो बिना साक्ष्य या कंप्लीट बरी हो गया, तो जिसने इन्वेस्टिगेशन किया, जिसने सुपरविजन किया, उस पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स क्यों नहीं? तो ये तादाद बड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय के द्वारा यदि किसी को बरी कर दिया, इसका मतलब नहीं कि इन्वेस्टिगेशन गड़बड़। न्यायालय के द्वारा बरी कर दिया गया है, तो मान लिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसको फांसी की सजा, आजीवन कारावास की सजा, और हाई कोर्ट के द्वारा अपील में उसको बरी कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन गड़बड़। यदि इन्वेस्टिगेशन गड़बड़ था, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा कैसे दिया? ऐसा तो नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, उनको कानून का ज्ञान नहीं है। और जिसमें क्यों एक्विटल हुआ, एक बहुत बड़ी चीज है कि उसमें बहुत सारे कारण है, उस कारणों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी कोर्ट के द्वारा किसी केस में एक्विटल हो गया, इसका मतलब नहीं कि अनुसंधान गड़बड़। तो उसमें अनुसंधान गड़बड़ है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दी, वो भी गड़बड़ है, तो उसमें भी, वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए। वही ओनली इन्वेस्टिगेशन। यदि सजा हुआ नीचे से और अपील में बड़ी हो गए, तो इसका मतलब सजा दिया, वो भी गड़बड़ दिया गया। इसलिए ये जो अनुसंधान करना, चार्जशीट करना, सजा देना, सजा अपील, कभी कभी होता है कि मान लीजिए हाई कोर्ट से बड़ी हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सजा हो जाती, ऐसा बहुत सारे मामले आए। कई है कि सिंगल बेंच में आप गए तो एक आदेश पारित हुआ, डबल बेंच में आदेश पलट जाता है। तो ये व्यवस्था बनाई गई है कि कोई भी आदेश पलट गया, इसका मतलब ही नहीं कि नीचे वाला आदमी गड़बड़। विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जबरदस्त काम कर रहा है आपका ये डिपार्टमेंट।
सजा का रेशियो भी ज्यादा है। और मैं देख रहा था रोजाना पीआईबी के जो है विजिलेंस के जो निगरानी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें रोजाना रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं। क्या है? नहीं देखिए, हमारा जैसे मैंने बार बार कहा है कि हमारा 3 स्तंभ है सुशासन का: अपराध नियंत्रण, उसके बाद सांप्रदायिकता पे नियंत्रण, और भ्रष्टाचार, करप्शन, ट्रिपल सी, क्राइम, कम्युनलिज्म एंड करप्शन। तो मैंने शुरू से ही, जब से मैं ज्वाइन किया हूं तब से ये तीनों ही चीजों पे कोई सांप्रदायिकता का कोई भी कांड पिछले 13 महीने में मेरे कार्यकाल में उस प्रकार का नहीं हुआ है। सांप्रदायिकता की छोटी सी भी घटना होती है तो उसको बड़ी संवेदनशीलता के साथ लिया जाता है। अपराध में भी हम लोगों ने कमी लाने का पूरा प्रयास किया है। जो भी गंभीर कांड हुए हैं उनका रिकॉर्ड टाइम में उद्भेदन किया है। उसके बाद उनका सजा भी चल रहा है, ट्रायल भी चल रहा है। जो भी चर्चित कांड हुए हैं, गोपाल खेमका हत्याकांड हो, पारस में जो एक कन्विक्ट थे उनकी हत्या हो गई थी वो कांड हो, तनिष्क ज्वेलरी डकैती कांड हो, तो सभी कांडों में ट्रायल चल रहा है, गवाही चल रही। तो हमारा यह प्रयास रहा है कि अपराध में कमी आए, सांप्रदायिकता पर पूरा नियंत्रण, सांप्रदायिक जो स्थिति है वो काफी नियंत्रण में रहे, और भ्रष्टाचार पे भी हम अंकुश लगाए। तो आप इस बार देखेंगे कि जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट है, विशेष निगरानी इकाई, जो पिछले 5 वर्षों में जितने कांड हुए थे उतना कांड उन्होंने पिछले बार किया है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट। इसी प्रकार से जो हमारा इन्वेस्टिगेशन, विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, ये इस बार लगभग 122, 2025 में 122 ट्रैप केस किया, 122 केस दर्ज किया है। पिछले साल यह संख्या करीब 10 के करीब थी, 18 के करीब थी, 8 या 10 के करीब थी। तो ये करीब करीब हमको लगता है कि 10 गुना से अधिक वृद्धि हुई है इसमें भी। तो ये सरकार की गुड गवर्नेंस का यह तीनों जो पिलर है, तीनों पिलर पे हम लोग काम कर रहे हैं, और ये तीनों ही बिंदुओं पर आपको आभास हो रहा होगा कि इस पे कार्रवाई विगत वर्ष में हुई है। हमारे यहाँ जनता दरबार में लोग आते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हम मार्क कर देते हैं, विजिलेंस को मार्क कर देते हैं, विजिलेंस यूनिट को मार्क कर देते हैं। प्रतिदिन ऐसे लोग आते हैं जो भ्रष्टाचार की शिकायत करते हैं। क्योंकि जब जनता के साथ आपका संवाद होगा तो आपको जानकारी मिलेगी, आपको सूचना मिलेगी, तो कार्रवाई की संख्या बढ़ेगी। तो यदि आप मिलेंगे ही नहीं लोगों से, आपको जानकारी ही नहीं मिलेगा कि कौन किससे घूस मांग रहा है, तो आप कार्रवाई कैसे करें? तो आपको यू हैव टू रीच आउट टू द पब्लिक टू कल आउट इन्फॉर्मेशन, और फिर उसके बेसिस पे आपको कार्रवाई करनी, तो वो हो रही। शराबबंदी क्या एक एक्स्ट्रा वर्डन है पुलिस के लिए? नहीं, शराबबंदी जो हमारे पुलिस के जो संसाधन थे, उन्हीं संसाधनों से हम शराबबंदी में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। विगत वर्ष काफी भारी मात्रा में शराब की जब्ती हुई, बड़े बड़े टैंकर्स, ट्रक्स जब्त हुए। बाहर से भी हम लोगों ने गिरफ्तार करके काफी सारे अभियुक्तों को लाया है। सरकार की शराबबंदी नीति को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस, वैसे उत्पाद विभाग अलग से है, उत्पाद का पूरा तंत्र जो है वो राज्य स्तर से लेकर के जिला स्तर तक, और उनके उत्पाद के थाने अलग से, उनका काम यही है, सिर्फ उत्पाद के विषय पे है उनको कार्य करना है। पुलिस को उत्पाद के अलावे दर्जनों दर्जनों तरह के कार्य, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उत्पाद विभाग को सहयोग करने के लिए आई थिंक काफी बड़े बड़े सीजर्स किए हैं, बाहर से जाकर के अपराधियों को गिरफ्तारी किया है, चार्जशीट किया है, ट्रायल भी कराया है बहुत सारे कांडों में। तो सरकार की नीति को क्रियान्वित करने के लिए हम लोग अपना भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज जानना चाह रहा हूं कि जैसे हाल के 2-3 घटना मेरे जहन में आए, जैसे गया में एक जीआरपी का मामला था, वो आपके नजर में आया होगा, जिसमें सोना चोरी का कुछ मामला था। फिर कटिहार में पिस्टल थाने से गायब होने का मामला था। क्या पुलिस में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, जो उनका कैरेक्टर वैसा नहीं है पुलिस के लायक? नहीं देखिए, पुलिस भी समाज से ही आता है, पुलिस कोई अलग से पैदा नहीं होता है, समाज से ही आता है। जो समाज में जो बुराइयां, वो पुलिस में भी
रहती है, उसको हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से थोड़ा सा कंटेन करने की कोशिश करते हैं। कंटेन होता भी है। और आजकल जो युवा वर्ग है आजकल ज्यादा एस्पिरेशनल है, एस्पिरेशंस काफी हाई है। शॉर्ट टाइम में उनको हर तरह की चीजें उपलब्ध होनी रहती हैं और इमीडिएटली उनको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, सब चीज चाहिए। तो ये कुछ लोग हैं जो इस तरह की जो अपेक्षा रखते हैं, कुछ लोग, ज्यादातर लोग हमारे सही हैं। अब 1.25 लाख का पुलिस फोर्स है, उसमें यदि एक घटना गया में हो गई और दूसरी घटना कटिहार में हो गई और तीसरी घटना छपरा में हो गई, तो ये 2-4 घटनाएं हुई हैं। उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई हो कि और फिर बाकी लोग उस तरह की घटना करने में डरें। तो गया में कार्रवाई हुई तो थानाध्यक्ष को जेल भेजा गया है, एफआईआर दर्ज हुआ है। जहां कहीं इस प्रकार के केस रिपोर्ट होते हैं तो हम लोग सिर्फ सस्पेंड ही नहीं करते हैं बल्कि उनको एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करते हैं। 1.25 लाख पुलिसकर्मी हैं, बोलिए सब लोग शेयर करेंगे इस इंटरव्यू को, नहीं तो सब मैं देखूंगा कौन कौन शेयर नहीं कर रहा है। हाँ, अभी हमारा वैसे स्ट्रेंथ तो 2,39,000 का है, लेकिन 1.25 लाख अभी उपलब्ध है। हाँ। और अभी रिक्रूटमेंट वगैरह चल रहा है, बढ़ेगा। तो एक अपील सभी पुलिसकर्मियों से कि भाई, हाँ, ऑब्वियसली सभी सारा संवाद है इसमें। ऑब्वियसली हमारा सभी पुलिस कर्मियों से हमारा अपील होगा। अपील ही नहीं है बल्कि हम तो काफी घंटों घंटों उनसे वार्ता करते हैं और उनका आह्वान करते हैं कि आपका काम अपराधियों को पकड़ना है, अपराध कर्मियों पर आपको नजर रखना है। इसलिए आप यदि कोई अपराध करते हैं तो ये क्षम्य नहीं है। जो रक्षक है वो भक्षक नहीं हो सकता है। जिसको अपराधियों पर नजर रखना है, जो अपराध कर्मियों को सजा दिलाने की जिनकी जिम्मेवारी है, अपराध कर्मियों पर जिसकी एकदम सन्निकट निगरानी रहे, वो खुद यदि अपराध करता है तो ये क्षम्य नहीं है और इससे हमारी छवि खराब होती है। और एक घटना का जितना कुप्रभाव पड़ता है उतना आपके हजारों अच्छे काम का भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैंने बार बार आह्वान किया, आज आपके चैनल से मैं आह्वान करता हूँ अपने सभी पुलिस कर्मियों, पुलिस पदाधिकारियों का, कि सरकार के स्तर से आपको तनख्वाह मिल रही है, काफी सारी सुविधाएं मिल रही है। और मैं ये भी कहता हूं कि लाखों लोगों में से चुनकर आप आते हैं। अभी सिपाही की बहाली हो रही है 20,000 की, इसमें करीब 17-18 लाख लोग भाग लिए। हर स्टेज पर छंटते छंटते 20,000 लोग आएंगे 19 लाख में से। तो ज्यादातर लोग छट जाते हैं, 99% लोग छट जाते हैं। उसके बाद आप आते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको यह सरकार में और उसमें पुलिस विभाग में सेवा करने का मौका मिला है। इसलिए इसको एक गौरव का अवसर मानते हुए आप निष्ठापूर्वक, सत्यनिष्ठा से काम करें। कोई ऐसा काम ना करे जिससे पुलिस की छवि धूमिल होती हो। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नहीं, ठीक है, दैट दे विल डू। करेंगे? हाँ, करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे बिहार के डीजीपी विनय कुमार, जिनसे लंबी बातचीत हुई। ये बातचीत आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और जितने भी पुलिसकर्मी इसको देख रहे हैं इसको शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं तो फिर अगली बार आके डीजीपी साहब से शेयर ना करने वालों की शिकायत की जाएगी। कर जाएगी ना? चलिए, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।